अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत। आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन नेवी और पाकिस्तान नेवी का। आज हम बात करेंगे कि कैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव तरीकों से पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी स्टैंड करती है। सबसे पहले एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट यूजिंग द माइक टुडे क्योंकि इट्स आउट ऑफ चार्जिंग। तो मैं इसी तरीके से बात करूंगा। ऑडियो की वो क्वालिटी तो नहीं होगी, लेकिन ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू स्किप दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी की जो एंगेजमेंट्स, एक्टिव एंगेजमेंट्स रही हैं, वो 1971 के बाद एक्टिव एंगेजमेंट्स नहीं रही हैं। हाँ, स्टैंड ऑफ जरूर रहा है, एक दूसरे के खिलाफ प्रिपरेशन जरूर रही है और प्रिपरेशन ऑफ वॉर जरूर रही है, लेकिन एक्टिवली जो कॉम्बैट हुई है वो बहुत दिहाइयों से नहीं हुई है। और आई हैव टू एडमिट कि पाकिस्तान नेवी आउट ऑफ द थ्री फोर्सेस कुछ शॉर्ट रही है इंडियन नेवल फोर्स से, वी हैव टू एडमिट। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि नेवल एसेट्स बनाते वक्त आपका बहुत सरमाया लगता है, बहुत प्लानिंग लगती है। आई बिलीव नेवी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फोर्स ऑफ द थ्री। तो एक नेवी की वेसल लेते वक्त भी बहुत सारा बजट लगता। तो पाकिस्तान नेवी इसी वजह से बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती रही ओवर द डेकेड्स। लेकिन रीसेंट ईयर्स में पाकिस्तान नेवी ने भी बहुत से फ्रिगेट्स और बैटलशिप्स इंडक्ट की। कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स, बहुत सारे सिस्टम, होवरक्राफ्ट्स हमने इंडक्ट किए और हमने मैच करने की कोशिश की, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव मैचिंग तो नहीं कर सकते इंडिया के खिलाफ। एंड वी हैव टू एडमिट it's a bigger market, it has got more funds, it has got more vessels। तो अपने आप को ब्लू वाटर नेवी भी कहती है, उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। अब ये बात एक डिफरेंट डिबेट की तरफ चली जाती है कि द बिगर द एसेट द बिगर द लाइबिलिटी और द बिगर द टारगेट फॉर द एनिमी एयरक्राफ्ट्स एंड एनिमी बैटलशिप्स एज वेल। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इंडियन नेवी के पास। हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी को अगर हम आइसोलेशन में देखें और पाकिस्तान एयरफोर्स को अगर हम साइड पे कर दें, इंडियन एयरफोर्स को, पाकिस्तान एयरफोर्स को, तो नेवी को अगर हम कंपेयर करें इंडियन नेवी के साथ, तो पाकिस्तान नेवी खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात होती है, एक और कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाते हैं और नेवल एंगेजमेंट्स होती हैं, तो हम उस तनाजुर में देखेंगे कि पाकिस्तान नेवी अगेंस्ट द इंडियन नेवी। तो ऑफ कोर्स इंडियन नेवी के पास बहुत बैटलशिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं। पाकिस्तान भी मैच करता है तमाम कैटेगरीज में, लेकिन नंबर्स के साथ नहीं। हाँ, क्वालिटी के साथ बिल्कुल, सबमरीन्स के साथ बिल्कुल, जो मिसाइल्स हैं उनके साथ बिल्कुल। लेकिन अगर हम क्वांटिटेटिव बात करें तो इंडिया ऑफ कोर्स आउट मैच करता है पाकिस्तान को। फाइटर जेट्स में भी इंडिया ने आउट मैच ही किया था, लेकिन इतने ज्यादा आउट मैचिंग नहीं है जितनी नेवी में है। तो नेवी में पाकिस्तान नेवी हैज टू प्रूव दिस टाइम। बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान नेवी के पास ये चांस आएगा कि पाकिस्तान नेवी भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरह अपने आप को प्रूव करे। लेकिन हम सिस्टम्स की तरफ अगर हम देखें तो देखें, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को किसी एक एयर आर्म को या नेवल आर्म को या लैंड को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इंडिया की अगर नेवी आई है तो नेवी वर्सेस नेवी होगी, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। एयरफोर्स वाहिद एक ऐसी फोर्स है जिसकी पावर प्रोजेक्शन बाकी दो आर्म्स में भी होती है। अगर लैंड फोर्सेस जो है वो एडवांस कर रही हैं तो उन्हें एयर कवर चाहिए। अगर लैंड फोर्सेस ने एडवांस करना है तो उन्हें क्लियरेंस चाहिए, जो एनिमी फील्ड्स है उनकी क्लियरेंस चाहिए। इसी तरीके से अगर नेवी के जो है दो मुल्कों की नेवीज आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है तो दोनों मुल्कों की एयरफोर्स भी साथ में ऑगमेंट करेंगे अपनी अपनी नेवी को। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों है कि वो नेवी की एक एक्सटेंशन है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर इज अ बिग एसेट। हम बिल्कुल भी उसको डाउन प्ले नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि यार ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है और पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक आउट दैट टारगेट। इट्स नॉट दैट सिंपल। देखिए, नेवी का जो वो एसेट है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो जब मूव करता है तो वो एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर मूव नहीं कर रहा होता, उसके साथ कैरियर बैटल ग्रुप होता है।
ठीक है। वो जो बैटल ग्रुप होता है उसमें फ्रिगेट्स होते हैं, उसमें वॉरशिप्स होती हैं, उसमें कॉर्वेट्स होते हैं, उसमें उसकी सबमरीन्स होती हैं, वो तमाम की तमाम जो बैटल शिप्स होती हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर तो एक बेसिकली एक फ्लोटिंग एयरबेस है जिसके ऊपर तकरीबन 12 टू 18 जो है वो एयरक्राफ्ट हैं, जो इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब उसके ऊपर इतने डिफेंसिव इक्विपमेंट नहीं लगे हुए हैं। उसकी वजह ये, उसका मेन पर्पस ये है कि वो एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करे, एयरक्राफ्ट्स को रिट्रीव करे। ये तमाम जो डिफेंसिव इक्विपमेंट होती है उसके साथ जो बैटल ग्रुप के तमाम बाकी शिप्स होते हैं उनके पास होता है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जब आता है ऑफेंसिव पे, तो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ उसका जो बैटल ग्रुप होता है, जो बाकी वेसल्स होते हैं, वो भी साथ में इंगेज्ड होते हैं। तो पॉजिटिव चीज जो उस मुल्क की है वो ये है कि यार एक पूरे का पूरा बैटल ग्रुप जा रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, उसकी एक अपनी पावर प्रोजेक्शन है। और उसकी एक नेगेटिव चीज ये है कि उस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ बहुत से नेवल एसेट्स तमाम के तमाम डेडिकेट होते हैं। तो वो जो एक स्ट्रेटेजी जो बन सकती है उन्हीं एसेट्स की, जब वो तमाम के तमाम डिस्पर्स हों, तो वो स्ट्रेटेजी उस एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ नहीं बन, क्योंकि वो डेडिकेटेड है। उनका बेसिक जो पर्पस है, वो बेसिक पर्पस ये है कि उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को सिक्योर करना है। एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपने रोल को प्ले करना है और उसको सिक्योर करके वापस लेके आना है हार्बर में। अब एयरक्राफ्ट कैरियर एक बड़ा टारगेट भी है। तो पाकिस्तान नेवी अगर तो एयरक्राफ्ट कैरियर आए, मैं बिलीव करता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी इंडिया पाकिस्तान के जो बैटल ग्रुप्स हैं उनके करीब नहीं लेके आएगा, उनकी स्ट्राइक जोन में नहीं लेके आएगा। पाकिस्तान के जो फाइटर जेट्स हैं जो कि नेवल आर्म के साथ डेडिकेट हैं, कराची में बेस्ड हैं या ऐसे बेसिस में बेस्ड हैं जहां से वो पाकिस्तान के शोर लाइन और कोस्टल एरियाज और टेरिटोरियल वाटर्स को पेट्रोल कर सकते हैं, उनकी रेंज में नहीं लेके आएगा, उनकी वेपनरी की रेंज में नहीं लेके आएगा। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपना प्राइम टारगेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने जो चूज किए थे, जो 7 एयरक्राफ्ट चूज किए थे, वो रैंडम चूज नहीं किए थे। पाकिस्तान एयरफोर्स वांटेड टू टेक डाउन द रफेल्स। स्टेटमेंट बनी ना, वो देखिए, वो रफेल्स एक स्टेटमेंट बनी। वो स्टेटमेंट अभी तक दुनिया में किस तरीके से चल रही है। तो इस नेवल एंगेजमेंट में, अगर ये नेवल एंगेजमेंट होती है, तो पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स, ये दोनों, क्योंकि पाकिस्तान नेवी की अपनी डेडिकेटेड फाइटर जेट आर्म नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक स्क्वाड्रन है जो नेवी के ऑपरेशंस को ऑगमेंट करता। वही एक स्क्वाड्रन है जो कि नेवी की तमाम टैक्टिक्स को लेके चलता है और नेवी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता। ऑफ कोर्स उसकी जो आर्मामेंट है वो ऐसा है जो कि एंटी शिप, एंटी जो सेलिंग वेसल्स है, एंटी सबमरीन है, उसके साथ इक्विप्ड होता। तो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ये स्क्वाड्रन है, ये स्क्वाड्रन आई कर रहा होगा बिल्कुल INS विक्रांत को, ये बिल्कुल आई कर रहा होगा इंडिया के नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर को, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी अ प्राइम टारगेट। इंडिया को भी इस चीज का मालूम होगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ऑगमेंट करेगी, पाकिस्तान एयरफोर्स उस हद से बढ़कर जाएगी जिस हद तक जो एक स्क्वाड्रन या 2 स्क्वाड्रन पाकिस्तान ने डेडिकेट किए हुए हैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। लेकिन नेवी का अकेला अटैक नहीं आएगा, अगर आया तो इंडिया की एयरफोर्स इसको ऑगमेंट करेगी, इंडिया की एयरफोर्स अलग से लॉन्च करेगी, क्योंकि इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी तरीके से ऑगमेंट कर सके नेवी के साथ, पाकिस्तान नेवी के साथ। क्योंकि अगर पाकिस्तान नेवी को फुल एयर सपोर्ट मिल जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो हालात इंडियन नेवी के बहुत खराब होंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस तमाम सिनेरियो की ड्रिल्स की हुई हैं। इसी वजह से अफगानिस्तान की तरफ से भी महाज गर्म करने की कोशिश की गई। तो पाकिस्तान एयरफोर्स को इंगेज करने की कोशिश की जाएगी उसी तरीके से जिस तरीके से 10 मई को करने की कोशिश की गई, कि पाकिस्तान के जितने एसेट्स हैं वो एयरबोर्न रहे और वो वेस्टर्न थिएटर की तरफ रहे, ईस्टर्न थिएटर की तरफ।
और वेस्टर्न थिएटर की तरफ भी जिस तरीके से मैंने कहा था मिराज 3 और मिराज 5 हमारे जो हैं वो रेडी हैं, लेकिन मिराज 3 और मिराज 5 शायद नेवी के लिए कभी भी इस्तेमाल ना हो, क्योंकि पाकिस्तान नेवी में अब चूंकि हम लोगों के पास JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है, J-10Cs हैं, तो मिराज 3 और मिराज 5 तो यहां पे शायद इस्तेमाल ना हो, क्योंकि अब की वॉरफेयर में चाहे वो रोज अपग्रेड क्यों ना हो, एक ऐसी वॉरफेयर में जब दुश्मन के पास भी स्टेट ऑफ द आर्ट वेपनरी है, तो आई बिलीव शायद मिराज 3 और मिराज 5 यहां पे इस्तेमाल ना हो। तो मिराज 3 और मिराज 5 जैसे मैंने पहले कहा था कि जिनको हम बिल्कुल कपड़ा डाल के रख चुके, तो शायद वो हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे अगर जरूरत पड़े तो वहां पे जरूर इस्तेमाल हो। आते हैं इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान नेवी, देखिए पाकिस्तान नेवी कभी आइसोलेशन में इंडियन नेवी के साथ नहीं लड़ेगी, जैसे कि इंडियन नेवी आइसोलेशन में पाकिस्तान नेवी के साथ नहीं लड़ेगी। ये जो एंगेजमेंट्स होगी एट सी, ये एंगेजमेंट्स ऐसे नहीं होंगी कि नेवल वेसल्स आपस में लड़ेंगे। ये कोई पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला टाइम नहीं है जब कैनन्स एक दूसरे के ऊपर फायर हो रही होती हैं और दोनों शिप्स जो हैं वो 17th 18th सेंचुरी के शिप्स एक दूसरे को सर्कल कर रहे होते हैं और कैनन्स एक दूसरे के ऊपर। इट्स नॉट अबाउट दैट। आज की जो वॉरफेयर है उस वॉरफेयर में एयर आर्म सबसे ज्यादा काउंट करता है, आपके मिसाइल्स सबसे ज्यादा काउंट करते हैं, आपकी मिसाइल्स की रीच और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा काम करती है, उसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा काम करती है। तो मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है कि इंडियन नेवी जो है नंबर्स में सुपीरियर है, क्वालिटी में भी बहुत अच्छी वेसल्स है, उनके पास अमाउंट बहुत है, उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास रिसोर्सेज है। पाकिस्तान नेवी ने अपने आप को और जितनी मईशत हमारी है उस मईशत को देखा जाए तो उसमें रहते हुए हमने जितने एसेट्स बनाए हैं, बहुत बड़ा काम किया हमने। लेकिन अब पाकिस्तान नेवी के पास बहुत अरसे कई दहाइयों के बाद 1971 वॉर के बाद हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आई है, जैसे एयरफोर्स ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना मार्क शो किया। आर्मी की तो एंगेजमेंट्स LOC पे अगर आप देखें तो आर्मी LOCs के ऊपर, वॉर थिएटर्स के ऊपर, जो ईस्टर्न फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट है, इसके ऊपर आर्मी तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुई। तो आर्मी हैज बीन प्रूविंग इटसेल्फ, एयरफोर्स हैज रियली प्रूव्ड इटसेल्फ। तो अब नेवी की बारी है। हमें अपनी नेवी के ऊपर फख्र है, बहुत डिफिकल्ट जॉब है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी और नेवी में सबसे जो डिफिकल्ट जॉब होती है वो मरीन्स की और सेलर्स की और ऑफिसर्स की जो नेवी में होते हैं इनकी होती है। दिस इज नॉट एन इजी टास्क, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली टफ जॉब होती है। मेरी दुआ है कि कोई ऐसी इंगेजमेंट्स ना हो, मेरी दुआ है कि कोई वॉर ना हो, वॉर की बात ना हो। कहना आसान होता है, वॉर्स के मुतालिक बात कर देना, ड्राइंग रूम्स में बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाना, ये बहुत आसान चीज है। पाकिस्तान का कोई भी नेबर हो, वॉर, हम हमेशा से ये कहते हैं, वॉर किसी चीज का हल नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट किसी चीज का हल नहीं है। हम लोगों ने, हम नेबर्स ने एक दूसरे को बदल नहीं सकते हैं। हम अफगानिस्तान को नहीं बदल सकते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान को नहीं बदल सकता है, पाकिस्तान इंडिया को, इंडिया पाकिस्तान को। वी हैव टू लिव टुगेदर, वी हैव टू लर्न टू लिव टुगेदर। हमारे पास ये चॉइस नहीं है कि हम अपने नेबर्स को बदल सकें। हाँ, हमारे पास ये चॉइस जरूर है कि हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकें। हम म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस और म्यूचुअल इंटरेस्ट के साथ एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करें तो पूरा रीजन आगे चले, पूरा रीजन तरक्की करे। क्यों तरक्की ना करे? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मुल्क का कॉन्फ्लिक्ट हो, कभी भी नहीं चाहेंगे। मुसलमान कभी भी लड़ाई में पहल नहीं करता। लेकिन मैं हमेशा से ये कहता हूं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट थोप दिया जाए, कॉन्फ्लिक्ट फोर्स कर दिया जाए, तो मुसलमान कभी पुष्ट नहीं दिखाता, लड़ता। तो जहां पे मैं पीस के लिए बहुत दुआ करता हूं, वहां पे मुझे इस चीज का फख्र है, इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान नेवी जब वक्त आया तो प्रूव करेगी
कि इट्स नॉट द नेवी दैट यूज्ड टू बी, इट्स अ नेवी that is in true sense a blue water navy. It's a navy that in true sense is going to follow the lead of Pakistan Air Force. और अगर इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई अग्रेशन करने की कोशिश की तो पाकिस्तान नेवी ना सिर्फ उस अग्रेशन का भरपूर जवाब देगी, बल्कि मुझे यकीन है कि वी आर गोइंग टू गेट अ वॉर ट्रॉफी इंशाल्लाह. आई होप देयर इज नो वॉर. आई होप देयर इज पीस. Do like, subscribe, and support Professor Adil Azmar. Take care. Allah Hafiz.